Today the topic of our discussion is dissolution of partnership. बेटा जो आपका जो 5 मार्क का क्वेश्चन है यूजुअली इस टॉपिक में से आएगा, या तो जर्नल एंट्रीज आएंगी या आएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अब इस बार जो आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, एक चीज याद रखना, आप रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लो, आपको एंट्रीज अपने आप लर्न हो जाएंगी। आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ना तो हम कैश का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, ना हम बैंक का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, ना ही हम फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। अब आप ध्यान में रखना कि बेटा फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट। वन इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या और उसके बाद ये एक है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, जब हमने एसेट ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, हमने ना तो कैश और बैंक करना है, ना फिक्टिशियस एसेट्स करने हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कैश और बैंक को क्यों ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस जो है इट इज ऑलरेडी इन द रियलाइज्ड फॉर्म। जो चीज ऑलरेडी रियलाइज्ड है उसको थोड़े ना हम रियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो जर्नल एंट्री बननी है, तो जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी। सपोज आपने मशीनरी ट्रांसफर की, एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब आपने लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है, लायबिलिटीज में सारी लायबिलिटीज करनी है एक्सेप्ट एक तो आपने पार्टनर का लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना, एक आपने कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर नहीं करने, और एक आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर नहीं करने। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है या आप लोगों को कोई जर्नल रिजर्व दिया है, वो आपने ट्रांसफर नहीं करना। अब आपके स्टूडेंट्स की गलती क्या आती है कि सपोज यहाँ बैलेंस शीट बनी है, बैलेंस शीट में यहाँ दिए हैं डेटर्स, डेटर्स जो दिए यहाँ दिए हैं सपोज कर लो 70,000, नीचे लिखा है लेस प्रोविजन 10,000। बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली 60,000 ट्रांसफर करते हैं। आप कभी ऐसा नहीं करोगे। इस केस में आप यहाँ पे डेटर्स जो लिखोगे उनकी ग्रॉस अमाउंट पे लिखोगे, दैट विल बी विद 70,000, और आप प्रोविजन को रिवर्स साइड में शो करोगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दैट इज 10,000। नो डाउट मैथमेटिकली आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा अगर आप 60,000 यहाँ पे ट्रांसफर करते हो, लेकिन लॉजिकली आपका क्वेश्चन गलत होगा। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है बाय पार्टनर्स कैपिटल, एक चीज याद रखना, जब कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है उसको हम लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल। सपोज देयर आर 2 पार्टनर ए एंड बी, और अगर ए मान लो कोई इन्वेस्टमेंट ले गया है, हम एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई एसेट बिकता है वो आएगा बाय कैश या बैंक, जो आपका रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है। और एक आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है, लायबिलिटी के बारे में कुछ लिखा गया है या नहीं लिखा गया, वी हैव टू पे देम। अगर हम लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं टू कैश या बैंक, वो क्या है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वो हमने पे करनी है। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर लेके जा रहा है तो एंट्री आनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी टेकन ओवर। और अगर आपने कोई डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस इनकर किए हैं टू कैश और बैंक, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हो टू पार्टनर्स कैपिटल, जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपने कोई रेम्यूनरेशन या कमीशन पे की है। अगर आपकी बाय वाली साइड ज्यादा है, टू वाली साइड शॉर्टर है, तो आपका प्रॉफिट है, अदरवाइज आपका क्या है, लॉस है। अगर आपकी क्रेडिट साइड शॉर्टर है तो आपका लॉस है। एक चीज और याद रखना, आपको पेपर में यूजुअली ये एंट्री पूछी जाती है, एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। यूजुअली पेपर में ये क्वेश्चन आना है, आपकी 1 मार्क की 2 मार्क की एंट्री आनी है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, कहीं पे वो रिकॉर्ड नहीं होता। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है जब फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म बंद हो रही है। इस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं,
सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में एट देयर बुक वैल्यू। एक तो ना तो कैश और बैंक करना है, ना फिक्टिशियस एसेट्स करने हैं। लायबिलिटी सारी ट्रांसफर करनी है, ना तो पार्टनर का लोन अकाउंट ट्रांसफर करना है, ना कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करने हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने हैं। हाँ, अगर मान लो किसी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना है, सपोज बैलेंस शीट थी, वहां पे डेटर्स दिए थे 70,000 के और उसके अगेंस्ट प्रोविजन बनी थी 10,000 की, तो जब हमने डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के ट्रांसफर करने हैं डेटर्स, तो हमने कितने अमाउंट के साथ करने हैं, 70,000 के साथ, और क्रेडिट साइड पे प्रोविजन को अलग अमाउंट के साथ लिखना है। अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, अगर एसेट बिकता है तो बाय कैश और बैंक। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं टू कैश और बैंक। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पे कर रही है टू कैश और बैंक, अगर पार्टनर पे कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि पार्टनर्स को पैसे देने वाले ड्यू हैं, दैट इज व्हाई पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। और अगर मान लो आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम है तो आपका प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस है। अब हम करेंगे इसकी कुछ एक जर्नल एंट्रीज, क्योंकि यूजुअली पेपर्स में जो आपका सैंपल पेपर भी है उनमें हमें जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पूछी गई हैं। और जर्नल एंट्रीज कैसे पूछी गई हैं, सपोज वहां लिखा हुआ था देयर इज an old customer whose dues were written off as bad debt last year वो bad debt हो गए थे, now recovered for ₹10,000। अब एसेट बिका है, और जब भी एसेट बिकता है जर्नल एंट्री क्या आती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर मान लो वहां लिखा हो फर्म पेड, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, फर्म पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, कि पेमेंट करनी थी पार्टनर ने, लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे कौन कर रही है, फर्म कर रही है। सपोज मैंने ए के बिहाफ पे पेमेंट की है तो मैंने एंट्री करनी है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहां एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। वो मान लो आपको कहता है there is a stock of ₹3 lakh, out of which 50% taken over by partner B at a loss of 10%, whereas remaining sold at a profit of 40%। अब देखो क्या था, ध्यान से देखना, 3 लाख का स्टॉक था, 3 लाख में से 50% कौन ले गया, बी। 50% आपका बिका, टेकन ओवर बाय बी। ये कितना था, 1.5 लाख हुआ, इसके ऊपर उसने 10% का लॉस है, तो नेट अमाउंट आ गई 1,35,000। इधर था 50% स्टॉक, कितना आया, 1,50,000। इसके ऊपर 40% प्रॉफिट हुआ, 40% प्रॉफिट मींस 60,000, ये बन गया 2,10,000। अब इनमें से जो तो स्टॉक पार्टनर ले गया उसकी एंट्री क्या आनी है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,35,000, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये अमाउंट आ गई
45,000. Is it clear? Thank you. Today we will discuss with you how to prepare ledger accounts in case of dissolution. As I have already discussed कि we prepare realization account in case of dissolution of partnership. बेटा बाकी reconstitution of firm जो होती हैं जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है या डेथ है, उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, लेकिन डिसोल्यूशन के केस में हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर व्हाई डू वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट? द लॉजिक बिहाइंड दिस, in order to calculate the profit or loss on realizing assets and payment of liabilities, कि अगर फर्म डिसॉल्व होती है एसेट्स को रियलाइज करने में और लाइबिलिटीज की पेमेंट करने में, जो नेट बैलेंस प्रॉफिट या लॉस आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट की बेटा जो नेचर होती है दैट इज नॉमिनल नेचर अकाउंट। अब जैसे मैंने आपके साथ जर्नल एंट्रीज में डिस्कस करा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और हम लोग सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। अब आपसे मान लो एग्जामिनर पूछता है कि कैश एंड बैंक को हम क्यों ट्रांसफर नहीं करते? बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इन द रियलाइज्ड फॉर्म, इनको दोबारा रियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिक्टिशियस एसेट एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, fictitious assets are those assets which cannot be realized into cash, जिन assets को हम कैश में रियलाइज कर ही नहीं सकते हैं, why do we transfer it to realization account? तो जब हमने assets को ट्रांसफर करना है, याद रखना, ना तो कैश और बैंक बैलेंस को ट्रांसफर करना है, ना ही fictitious assets को ट्रांसफर करना है, ना ही अगर कोई करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है, इसको भी हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं करना। यहाँ जैसे लिखा था करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट की जगह अगर पार्टनर्स का कोई कैपिटल का डेबिट बैलेंस है उसको भी ट्रांसफर नहीं करना। उसके बाद सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है एक्सेप्ट कौन कौन सी? एक तो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना, करंट अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना, कोई आपके अकाउमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं या पार्टनर का लोन है इसको भी ट्रांसफर नहीं करते। तो वैसे भी जर्नल एंट्री क्या होती है? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों लायबिलिटीज को डेबिट क्यों करते हैं? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? मेन रीजन ही ये है कि लायबिलिटीज को इसलिए हम लोग डेबिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटीज का बच्चे बैलेंस होता है क्रेडिट, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं। और एसेट्स को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। उसके बाद क्वेश्चन में अगर कहा गया है ओनली देन अ पर्टिकुलर एसेट विल बी रियलाइज्ड, कोई एसेट रियलाइज होती है बाय कैश और बैंक, और अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री बच्चे क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय, बिकॉज पार्टनर से पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने वाले ड्यू हैं वो आपका एसेट है और एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, इसलिए एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक चीज याद रखना, अगर कोई एसेट क्रेडिटर लेके जाता है इसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर देना रियलाइजेशन में और एसेट्स को भी ट्रांसफर कर देना, तो बच्चे कभी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री थोड़े ना बनती है। दैट इज व्हाई अगर कोई क्रेडिटर एसेट ले जाता है उसकी भी कोई एंट्री नहीं है। हाँ, अगर कोई डेटर आपके बिहाफ पे कोई लायबिलिटी पे कर रहा है, कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है, इसकी भी आपने कोई एंट्री नहीं करनी। उसके बाद अगर आप लायबिलिटीज के बारे में चाहे क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें नहीं लिखा कि इस पर्टिकुलर लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, आपने उसकी पेमेंट करनी ही करनी है टू कैश और बैंक। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पे कर रही है टू कैश और बैंक। अगर मान लो कोई कंसर्न कोई पार्टनर कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म तो टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर को डिसोल्यूशन के काम के लिए अपॉइंट किया है और उसको आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो
उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल, जो उसकी रेम्यूनरेशन की अमाउंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का टोटल कम आता है तो डिफरेंस की अमाउंट हमारा प्रॉफिट है। लेकिन अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है और क्रेडिट साइड कम आती है देन इट विल बी लॉस। अब आपके पास दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं आ सकती, यहाँ तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। उसके बाद एंड में हमने बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बेटा जो नेचर होती है पर्सनल नेचर अकाउंट है। जो आइटम्स ट्रांजैक्शन पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करती हैं दीज विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, और जो रिड्यूस करती हैं उनको आएंगी डेबिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो एज पर बैलेंस शीट है, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट है बाय रियलाइजेशन, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है बाय रियलाइजेशन, कोई अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं वो भी बाय साइड पे, रियलाइजेशन का लॉस है टू साइड पे, अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है टू रियलाइजेशन, कोई अकम्युलेटेड लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ करने हैं मोस्ट प्रॉब्लम। अगर मान लो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो उसको हम बैलेंस कैरी डाउन तो लिख नहीं सकते, बिकॉज द फर्म इज डिसॉल्व्ड, फर्म डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस। उस केस में हम क्या करते हैं, जितनी उनकी नेट अमाउंट ड्यू बनती है देने वाली उसको हम पे कर देते हैं टू कैश और बैंक। जरूरी नहीं होता हमेशा हमने अमाउंट पे ही करनी है, कई बार क्या होता है कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, उस केस में बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी बाय कैश और बैंक अकाउंट। और लास्ट में हमने कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। अगर हमारा कैश और बैंक अकाउंट आपस में टैली कर जाता है मींस उनकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आ जाता है, कोई बैलेंस नहीं बचता, इट मीन आवर आंसर इज करेक्ट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।